जय हिंद दोस्तों। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया अपन डिस्कस कर रहे थे। 3 वीडियो सेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं। इस सेशन में हम देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण कहाँ एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। एनसीईआरटी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि एक चैप्टर को या एक टॉपिक को या एक स्टेटमेंट को किसी दूसरे चैप्टर टॉपिक या स्टेटमेंट से आप जोड़ कर पढ़िए। फिर देखिए एनसीईआरटी पढ़ने का कितना आनंद आता है। तो यहाँ जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं होता कहाँ है, ये भी आपको एनसीईआरटी में पहले के चैप्टर में दे रखा है। और इस टॉपिक की बात करें, अगर आपने शुरू से ही प्रकाश संश्लेषण टॉपिक उठाया है तब तो इसको समझने में दिक्कत नहीं। अगर इससे पहले आपने प्लांट या पादप आकारिकी, पादप शारीरिकी या कोशिका, ठीक है, कोशिका जीवन की इकाई, ये तीनों चैप्टर अगर आपने पढ़ रखे हैं तो इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं है, नई चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में दे रखा है तो अपन डिस्कस करेंगे इन तीनों जो चैप्टर्स के अंदर जो टॉपिक दे रखे हैं उन सबको एक साथ जोड़ करके रिलेट करें। आपको सेशन पूरा देखना है, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़नी है। फिर कोई डाउट करता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे ऐसे जो है ऐसी नौबत आपको नहीं आएगी डाउट जैसे, ठीक है, अच्छे से मैं आपको समझा। तो प्रकाश संश्लेषण आपने बात कर ली कि प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला संश्लेषण, भोजन का संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, ठीक है। अब ये होता कहाँ है, ये पहला सवाल है। इसके अलावा भी एनसीईआरटी ने 3 प्रश्न पूछे हैं इस टॉपिक में, उन्हें भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, इसका सिंपल सा जवाब छोटी क्लास में आपने पढ़ा हो। तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, सिंपल सा जवाब है साहब, पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्ती में होता है, पत्तियों में होता है, ठीक है। ये भी आपको समझना था। पत्ती के अंदर क्या होता है, पत्ती के अंदर होता है मीजोफिल, ठीक है। क्या होता है, मीजोफिल। पर्ण मध्यतक जिसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पर्ण मध्यतक। पर्ण मध्यतक भी आप लिख सकते हो, चाहो तो मैंने आपको बोल दिया, वहां पर होता है। अब पत्ते की संरचना अगर आपने देखी है पादप शारीरिकी में, पादप शारीरिकी में आपको द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री पत्तियों के बारे में बता रखा है। स्ट्रक्चर आपको बता रखी है। तो स्ट्रक्चर अगर सिंपल सी बात करो, जैसे यहाँ अगर मैं बताऊं स्ट्रक्चर आपको पत्ते की इस प्रकार से होती है, ये कोशिकाएं होती है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है, और यहाँ पर बीच बीच में आपको देखने को मिलते हैं अगर, ठीक है। ओवरव्यू बता रहा हूं सिंपल सा, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। तो ये ऊपर वाली जो लेयर होती है इसे आपने बोला था अपेक्स, नीचे वाले को आपने बोला था अपाश, और इसके बीच में मिलता है पर्ण मध्य तक। क्या मिलता है, पर्ण मध्य तक। यहाँ पर लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी लंबी लंबी होती है, कुछ गोलाकार होती है। तो जो बड़ी बड़ी आपके पास कोशिकाएं मिलती है उसे अपन बोलते हैं खंड पर्ण मध्य तक, और जो छोटी छोटी गोलाकार होती है वो आपके पास स्पंजी होती है, ठीक है, स्पंजी कोशिकाएं होती है ना। और इन्हीं में होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक जिसे हम बोलते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है ना। यहाँ पर इस टॉपिक का रिवीजन हो रहा है आपके तरफ से। रंध्र होते हैं, और रंध्र के बारे में आपने क्या बात की, बात उत्सर्जन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसों का आदान प्रदान में ये काम में आते हैं। ये तो आपने पढ़ रखा है। तो ये एक तरह से रिवीजन है, इसीलिए यहाँ पर एनसीईआरटी की बात करते हैं। तो ये मेसोफिल में होता है, और मेसोफिल में भी आपने बोले क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोफिल होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में आप चलते हो तो कोशिका जीवन की इकाई में आपको क्लोरोप्लास्ट होता है, और वो स्ट्रक्चर आपके पास यहाँ है। यहाँ पर आपको क्लोरोप्लास्ट के भी अलग अलग फंक्शन है, वेल डिफाइंड फंक्शन है उसके। उसमें कुछ जो होता है मंड लवक, जो मंड का या जिससे कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करता है ना। कुछ जो आपके पास होता है तेल लवक, जो तेल ड्रॉपलेट्स होती है, ऑयल को संग्रहित करता है। कुछ प्रोटीन को संग्रहित करता है, वो आपने वहां पर पढ़ा है। उसके अलावा जो हरित लवक की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, इसकी आप बात करते हो हरित लवक की या क्लोरोप्लास्ट की जो बात करते हो, उसके अंदर वसा विले कुछ पिगमेंट होते हैं, कुछ वर्णक होते हैं, जिनके नाम क्या आपको पता है, पता है क्या, सेल वाले चैप्टर में लिख रखा है। ये देख, ये नहीं कि चलो पढ़ लिया काम हो गया। तो वसा विले कुछ आपके पास होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स को कैरोटीनॉइड्स ही अपन यहाँ पर बोलते हैं। ज़ेंथोफिल,
क्लोरोफिल को भी ज़ेनोफिल बोलते हैं, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे हिंदी में। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स हो गया, ज़ेनोफिल हो गया, इत्यादि वसा जिले होते हैं जो इसको अलग अलग कलर देते हैं और प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं। तो ये वाला चैप्टर हमने कर लिया, रिवाइज कर लिया। तो एक और प्रश्न आता है इस टॉपिक में जो आपको दे रखा है वो ये है कि पत्तियों के अलावा क्या पादप के किसी भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पत्तियों के अलावा तो जवाब आना चाहिए बिल्कुल हाँ होता है, एब्सोल्युटली यस, 100% होता है। सब में नहीं होता, कुछ कुछ में हो सकता है। तो इसका जवाब आपके पास क्या है? पत्ती के अलावा, पत्ती के अलावा अगर आपने पढ़ रखा है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की, तो जो मूल है या जो तना है उसमें रूपांतरण भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, रूपांतरण भी आप लोगों ने पढ़ा। फाइलोग्लैंड भी एक शब्द यूज में लेते हैं। पत्ती के आप स्ट्रक्चर वहां पर देखोगे ना तो वहां आपको समझ में आ जाएगा। अभी आज मूल और तने का रूपांतरण वाला टॉपिक दे रखा है 5वें चैप्टर में, तो उसका जवाब आपको वहां मिलेगा। ठीक है ना? तो मूल और तने के जो रूपांतरण वाले भाग है वहां पर भी प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि क्लोरोप्लास्ट हरित लवण के वो होना चाहिए वहां, तब होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, ये आपको सिंपल ध्यान रखना है। जैसे एक और शब्द अपन यूज में लेते हैं पेटियोल या पत्ता भ्रंश जिसे अपन बोलते हैं, वहां पर भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये सिंपल सा ध्यान में। अब आगे की जो बात करें, पत्ती में होता है मेन जो है अपने पास कौन है? पत्ती है। और पत्ती में आपके पास कौन है? हरित लवण के, जिसका यहाँ चित्र मैंने ड्रॉ कर रखा है, पहले से टाइम वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले आप जब देखेंगे इस चित्र को तो यहाँ आप देखेंगे दो झिल्ली प्रकार की, बाहरी और आंतरिक झिल्ली। तो अब मेरा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि कोशिका के ऐसे कौन कौन से अंगक है जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं? कोशिका के ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं? तो एक तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है ना, इसमें बाहरी झिल्ली बता रखी है, आंतरिक झिल्ली बता रखी है। दूसरा क्या? कैमरा। तीसरा क्या? माइटोकॉन्ड्रिया है, सूक्ष्म तंत्रिका इसे अपन बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल, क्या उसमें दोहरी झिल्ली होती है? तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि हाँ साहब इनमें होती है ना। तो यहाँ तो आपको मिल रही है बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। इसके अंदर, इस बाहरी झिल्ली आंतरिक झिल्ली के अंदर जो आपके लिक्विड पोर्शन मिलेगा, जो फ्लूइड मिलेगा, पिट्ठिका, उसे आपने क्या बोला? पिट्ठिका, या इंग्लिश में स्ट्रोमा इसे बोलते हैं। साथ साथ इंग्लिश की शब्द इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी जो अपन चेंज चाहते हैं वो हुआ नहीं कि यहाँ नीट में इंग्लिश वाले पेपर को वैलिड बनाया जाता है, हिंदी वाले को नहीं बनाया जाता। और बहुत जल्द अपनी कोशिश रहेगी तो अपन हिंदी वाले को करवाएंगे। तो स्ट्रोमा बोलते हैं पिट्ठिका को, जो भी लिक्विड वाला पोर्शन। इसके अंदर छोटी 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 संरचनाएं होती है जिसे अपन बोलते हैं ग्रेना। ग्रेना को ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ठीक है, क्या बोलते हैं? ग्रेना। ऐसे बहुत सारे ग्रेनिकाएं सिक्के जो जमा ग्रुप में एक दूसरे के ऊपर होती है, एक दूसरे के ऊपर यहाँ पर जमी हुई होती है। और जब पड़ोसी ग्रेना एक दूसरे से जुड़ी रहती है उसे बोलते हैं पिट्ठिका, पट्टिका या स्ट्रोमा लेमेले। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमेले, जोड़ने वाली पिट्ठिका है एक तो जो लिक्विड है, और इनको वेना जोड़ रही है वो आपके पास पिट्ठिका, पट्टिका है यहाँ पर मिथोफिल के अंदर जो क्लास है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार। अब यहाँ जो वेना बताया जा रहा है आपको, ये जो वेना है भाई साहब, ये क्या करेंगे? ये आपकी जो लाइट एनर्जी है, प्रकाश है, लाइट एनर्जी या जो प्रकाश ऊर्जा है उसको अवशोषित करेंगे। क्या करेंगे? अवशोषित करेंगे। और उस ऊर्जा को वो एटीपी और एनएडीपीएच के निर्माण में काम में लेंगे। क्या करेंगे? सनलाइट जो है या जो प्रकाश है उसकी ऊर्जा को एटीपी और एनएडीपीएच के निर्माण के रूप में वो काम में लेंगे, और ये एक प्रकार से ऊर्जा की मुद्रा है। ठीक है, अब ये जो एटीपी और एनएडीपीएच है, ये जो एटीपी और एनएडीपीएच है आगे चलकर क्या करेंगे? आपका जो ग्लूकोज है या जो कार्बोहाइड्रेट है उसका संश्लेषण करेंगे, और आगे चलकर वो फिर से स्टार्च में परिवर्तित वो हो जाएगा, इसी रूप में संग्रहित होगा। तो पहली जो प्रोसेस आपको बताई जा रही है ये प्रकाश से हो रही है, प्रकाश पर निर्भर कर रही है, तो इसे अपन बोलते हैं लाइट रिएक्शन या
प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन या प्रकाश अभिक्रिया। ठीक है, इसे आप फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो। फोटोकेमिकल मतलब प्रकाश, और केमिकल मतलब ये जो केमिकल्स यहाँ पर है, मतलब जो एक तरह से एनर्जी का, एनर्जी करेंसी के जैसे ये काम कर रहे हैं, फोटोकेमिकल इसे। अब ये जो यहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच है, इसके अंदर एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे। अब ये जो एटीपी और एनएडीपीएच है, इस स्ट्रोमा के अंदर जो रॉ मटेरियल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वगैरह हुआ, जो भी है, उनको एक दूसरे के साथ में लेके आएगा, है ना। उनको एक दूसरे के साथ में लेके आएगा तो ग्लूकोज आपके पास बनेगा। इक्वेशन आपको बता रही है 6CO2 प्लस H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस आपका क्या होता है, वहां से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो यहाँ जो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज किस में परिवर्तित होगा, स्टार्च में परिवर्तित होगा। तो ये जो दूसरी अभिक्रिया यहाँ पर है, उसे अपन बोलते हैं ए प्रकाश अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ए प्रकाश अभिक्रिया। ऐसा नहीं है कि ये जो ए प्रकाश अभिक्रिया बताई जा रही है, जिसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, ये लाइट रिएक्शन है। तो डार्क रिएक्शन है, ऐसा नहीं है कि अंधेरे में संपन्न होती है। इसका बिल्कुल, इसका मतलब बिल्कुल भी आप नहीं समझे कि अंधेरे में होती है ना। इसका मतलब ये है कि ये प्रकाश पर डायरेक्ट रूप से निर्भर नहीं है, निर्भर तो है, डायरेक्ट रूप से निर्भर नहीं है। ये सिंपल सा, इसे आप कार्बन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। कार्बन, क्योंकि जो भी कार्बन है CO2 के अंदर, वो आगे चलकर ग्लूकोज वाले मॉलिक्यूल की जो अपन बात कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, परिवर्तित आपके पास हो रहा है। आगे मैं बात समझ, ये सिंपल सा आपके पास हो गया इसका जो पोर्शन दे रखा है, दो प्रकार की रिएक्शन। ये स्टार्च आपको पता है लिपिड भी बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया था कि कुछ जो होता है लिपिड लवक, मंड लवक, प्रोटीन लवक जो होते हैं, वो इसको छोड़ करके यहाँ पर सिंपल सा। अब आगे जो है एक और आपको पार्ट बता था, राइबोसोम जो प्रोटीन संश्लेषण वगैरह करता है, वो प्रोटीन भी यहाँ पर स्टोर रह सकता है, इसलिए बड़ी बात इसके अंदर नहीं है। और ग्लूकोज जो बनेगा वो स्टार्च में परिवर्तित ये हो चुका है ना। आगे हम चलते हैं। अब दो जो प्रश्न और दे रहे थे आपको, उनकी बात करें। पहला तो ये कि अपन ने बात की कि मेसोफिल कर्ण मध्यस्थक जो कोशिका है वो प्रकाश संश्लेषण करेगा, क्योंकि उससे मैं तो मैक्सिमम जो प्रकाश संश्लेषण है, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कब होगा, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण कब होगा। और दूसरा, कम प्रकाश संश्लेषण, या यहां अपन लिख सकते हैं न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण कब होगा। ठीक है ना। तो इसको आप समझिएगा, ये आपके पास कोई भी सनलाइट है, और ये मेरे पास क्या है, मेसोफिल है। क्या है, मेसोफिल है। तो जब सनलाइट इस मेसोफिल के परपेंडिकुलर है, लंबवत है, या पहले कैसे बात कर लेते हैं कि ये जो सनलाइट की जो बात करते हैं, उसमें ये जो क्लोरोप्लास्ट है इस मेसोफिल के, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा मान लीजिए आपके पास मेसोफिल है, इसके अंदर एक क्लोरोप्लास्ट है, तो जब सनलाइट आएगी इसके समानांतर, इस प्रकार से समानांतर लाइट ऊपर से आएगी, तब तो आपका क्या होगा, मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण होगा, अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होगा। जो समानांतर क्या है, समानांतर है दोनों एक दूसरे के, जो मेसोफिल है और जो क्लोरोप्लास्ट है। न्यूनतम कब होगा, जब ये इस वाले केस में प्रकाश आ रहा है, ये मेसोफिल है, और अब ये कोशिका है अभी इस प्रकार से, अभी तो ये पूरी पर क्या प्रकाश मिला, अब ये इस वाले पोर्शन पे गिरेगा। तो जब ये लंबवत होगी तो आपके पास क्या होगा, न्यूनतम प्रकाश संश्लेषण होगा। तो ये तीन जो प्रश्न है इसके भी आंसर यहाँ पर कर लिए। आगे बात, इतना सा अगर आपको क्लियर होता है तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है ये अपन ने बात कर लिए। तीनों जो चैप्टर है वो भी अपन ने यहाँ पर क्या कर लिए हैं, थोड़ा सा रिवाइज अपन ने कर लिया है। अब भी आपको दिक्कत होती है तो फिर तो क्या ही कर सकते हो, तब फिर अपन कुछ नहीं कर सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में, या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण कहाँ संपन्न होता है, वो होता है कंप्लीट। उम्मीद मैं रखता हूँ आपको समझ में आया है। नेक्स्ट सेशन में जब अपन मिलेंगे तो एक्शन स्पेक्ट्रम, इसका मैंने आपको पहले ही दे दिया था। जो साइंटिस्ट अपन ने देखे थे अर्ली एक्सपेरिमेंट किए वैज्ञानिक, उसमें एक साइंटिस्ट आए थे। अगर आपको नाम याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद तो रखना पड़ेगा, है ना।
रिएक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। 3 ग्राफ आपको दे रखे हैं एनसीईआरटी के, बहुत अच्छे से मैं आपको समझा, लेकिन शर्त ये है कि आपको जो पढ़ा दिया है वो आप पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए, और हो सके तो खुद के छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।